बच्चों लोग, आज हम लोग जो जेई मेन का पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट का, पहले उसके क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। तो अभी जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास आया हुआ है ये बेसिकली मेमोरी बेस्ड है। तो इसका तो हम लोग एनालिसिस करेंगे, लेकिन जैसे हमारे पास एक्चुअल पेपर हमारे पास पहुंचेगा तो हम लोग इसका दोबारा री एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके ट्रेंड को समझते हैं कि जेई मेन का पेपर केमिस्ट्री में कैसा था और आपका अप्रोच जो होगा सेशन 1 में, अगर जब आप आगे आने वाले पेपर को देने वाले हो तो आपका अप्रोच किस तरह से बिल्ड होना चाहिए। तो बच्चों लोग चलते हम लोग पेपर के एनालिसिस पे। बच्चों लोग, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि किसमें आपका इनोल कंटेंट हाईएस्ट होगा। अब ध्यान देना, ये जो टॉपिक है बेसिकली आपके टॉटोमेरियम से लिया हुआ है। अगर इसके डिफ़िकल्टी को अगर हम लेवल करना चाहे तो इजी, मीडियम और डिफ़िकल्ट में से इसे हम मीडियम में डाल सकते हैं। मीडियम या फिर डिफ़िकल्ट कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जहाँ जो क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया हुआ है। तो कोई अगर एनसीईआरटी को लेकर चलेगा तो ये क्वेश्चन उसके लिए मुश्किल आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसके डिफ़िकल्टी लेवल को हम मीडियम या डिफ़िकल्ट में मैंने डाले हुए हैं। तो ये आपके लिए ईजी नहीं रहेगा क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर का चीज़ है। बट अगर आप हल्का भी इस टॉपिक को कवर किए होंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन आपको बहुत ईजी दिखेगा। तो ध्यान देना, किसमें इनोल कंटेंट हाईएस्ट होगा। ध्यान देना, आपका जो ऑप्शन ए है, इस ऑप्शन ए का अगर हम इनोल को कन्वर्ट करते हैं तो इसका इनोल कुछ ऐसा बनने वाला है। यानी इस पोजीशन और यहाँ का एच पार्टिसिपेट करेगा तो आपका सिस्टम में इस तरीके का इनोल बनने वाला है। अब जो इनोल यहाँ पे बन रहा है ये आपका इनोल एरोमेटिक नेचर का है, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन बन चुका है तो एरोमेटिक नेचर का है, इसलिए इसका इनोल कंटेंट क्या होगा, हाईएस्ट होगा। क्योंकि इस कंपाउंड का इनोल फॉर्म एरोमेटिक नेचर का है तो ये हाईएस्ट होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा 1। तो बच्चों लोग नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। बच्चों इस क्वेश्चन में ध्यान देना, आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा मॉस एसिडिक है। अब ध्यान देंगे, मॉस एसिडिक के लिए सिंपली क्या करना है, हमको एसिडिक एच निकालना है और अनायन फॉर्म करना है और उस अनायन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। जितना अनायन स्टेबल होगा उतना ही मेरा कंपाउंड क्या होगा, एसिडिक होगा। तो सेम ये पहला ऑप्शन में क्या है, ब्यूटाइल अल्कोहल, यानी बेसिकली अल्कोहल है। तो अल्कोहल में अगर हम एच निकालते हैं तो क्या बनता है, RO माइनस बनेगा और यहाँ पे जो R का जो प्लस इफेक्ट होगा उस आयरन को अनस्टेबल करेगा। बाकी जो 2, 3, 4 ऑप्शन दिया उसमें कहीं ना कहीं फिनोल सिस्टम लिया हुआ है और आपको पता है कि फिनोल सिस्टम में जो OH का अगर हम H निकालते हैं तो उस सिस्टम में नेगेटिव जो बनता है O के ऊपर उसमें रेजोनेंस हो सकता है। तो इसमें रिंग का जो रेजोनेंस होगा, रिंग ये तो बिहेव करता है -I की तरफ, प्लस रिंग में अनायन क्या होगा, रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करने से अनायन का स्टेबिलिटी क्या होता है, इनहांस होता है। इसलिए फिनॉल सिस्टम का जो एसिडिटी होता है वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है। यानी आपका जो पहला ऑप्शन में अल्कोहल दिया हुआ सिंपल, अल्कोहल का एसिडिटी लिस्ट होने वाला है एज कम्पेयर टू 2, 3 एंड 4, क्योंकि 2, 3, 4 में आपके पास फिनॉल सिस्टम लिया हुआ है। अब 2, 3, 4 में भी फिनॉल सिस्टम है, हमको देखना है कि रेजोनेंस तो सब में हो रहा है, उसके अलावा जो फैक्टर उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो ध्यान देना, जो 2 में आपके पास प्लस एम ग्रुप है, प्लस एम मतलब जो डेंसिटी देगा, अभी प्लस एम डेंसिटी देगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं अनायन को अनस्टेबल करेगा, क्योंकि अनायन को डेंसिटी नहीं चाहिए, आप उसको डेंसिटी प्रोवाइड करोगे थ्रू प्लस एम, यानी थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेशन। थर्ड में नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, -M की तरह होता है, जो डेंसिटी विड्रॉ करता है, तो कहीं ना कहीं अनायन को स्टेबल करेगा। और फोर्थ में 2 नाइट्रो जुड़ा हुआ है तो ये और आपके अनायन को स्टेबल करेगा। तो सबसे जो स्टेबल अनायन होगा इसमें ये होगा फोर्थ, यानी आपका जो मॉस एसिडिक H होगा, ये फोर्थ वाले का जो O से H लिंक है, H सबसे ज़्यादा एसिडिक होने वाला है, यानी जो मॉस एसिडिक कंपाउंड होगा ये होगा 4th नंबर, 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल। तो बच्चों लोग ये जो क्वेश्चन का लेवल था इसको भी हम लोग मीडियम में डालते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का लेवल आप मीडियम मान सकते हो। बट एक क्वेश्चन अगर आप पास्ट पेपर सॉल्व किए होगे तो पास्ट पेपर के लाइन पे है, और पास्ट पेपर अगर आपको थॉरली किए हो तो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए था। ठीक है, या फिर जो भी आप आगे आने वाले पेपर्स में देने वाले जो बच्चे लोग हैं वो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन का लेवल जो इस पेपर का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वही लेवल अगले आने वाले पेपर में एक्सपेक्टेड रहेगा, यानी उस लाइन पे ही रहने वाला है।
तो आपका तैयारी जो है अभी के पेपर डिस्कशन के अकॉर्डिंग ही आप उसको अलाइन करोगे। तो बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ध्यान देना, हेलोजन से पता हमको कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है, कितना होता है बच्चों, इसका -1 सिर्फ होता है कंपाउंड्स में, बाकी जो भी हेलोजेंस है उसका वैलेंसी वेरिएबल होता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम -1 वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन से शो करते हैं क्योंकि उनके पास वैकेंट डी होता है, जिसके कारण उनका ऑक्टेट स्पैन हो सकता है। फ्लोरीन के पास वैकेंट डी नहीं होता है, प्लस ए मोस्ट इलेक्ट्रोनेटिव एलिमेंट है, तो इन दोनों रीजन के कारण इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? -1 रहेगा, यानी फ्लोरीन इसमें से आपका वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता है। तो ऑप्शन क्या होगा? 2 इसका करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का अगर हम लेवल का बात करते हैं तो इसमें डालते हैं ईजी में, यानी ये इसका लेवल रहेगा ईजी, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। आप बेसिक लेवल पे भी जान अगर पढ़े होगे, अगर रेडॉक्स चैप्टर, तो वहाँ भी मेंशन किया हो रहता है। तो ये क्वेश्चन तो आपसे गलती नहीं होना चाहिए, या इस तरह क्वेश्चन अगर फ्यूचर में रिपीट करते हैं तो भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको सही करना है। तो बच्चों लोग चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान देना, ये क्वेश्चन सिंपल आपके आईपीएससी नेमिंग पे बेस्ड है, तो ये क्वेश्चन का लेवल हम लोग बात करते हैं, इसको मैं इजी में मैं डालता हूँ। अब यहाँ पे बेसिकली आपका पैरेंट चेन क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन होने वाला है। अब इसमें ब्रांच लगा हुआ है, तो आपका ब्रांच ज़्यादा कहाँ इस पोजीशन में, तो इस नंबरिंग 1 दे देते हैं, ये 2 होगा, ये 3 होगा। तो आपके ब्रांचिंग के अकॉर्डिंग हम लोग नंबरिंग कर चुके हैं। तो इसका नाम में क्या होगा? एक जगह 3rd पे इथाइल है और 1 पे मिथाइल 2 है। तो नाम में जब लिखते हैं तो मान लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आएगा, तो नाम में पहले 3 इथाइल होगा, फिर 1 पे 2 मिथाइल है तो क्या होगा? 1,1 डाइमिथाइल होगा। आपका जो नाम करेक्ट होगा 3 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यानी आपका जो ऑप्शन 2 होगा ये होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट। तो इस तरह क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, ये आपके लिए बोनस की तरह है, इसको गलती कभी नहीं करना है। ठीक है, तो बच्चों लोग मूव करते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन 5 दिया हुआ, चलो इसमें बोला है इस कंपाउंड को किस पार्ट में डालोगे। तो ध्यान देना, तो गिवन कंपाउंड जो दिया हुआ है तो इसमें क्या है कि एक कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, ये तो हमको पता है, प्लस एंटीरोमेटिक भी नहीं है क्योंकि इसमें क्या sp3 कार्बन है, तो ना एरोमेटिक है ना एंटीरोमेटिक है। असाइक्लिक का मतलब होता है जिसमें रिंग नहीं हो, जो ओपन चेन हो। ठीक है, तो ये भी नहीं है, तो अल्टीमेटली इसमें क्या होगा? एक कंपाउंड होगा आपका एलिसाइक्लिक। इस कंपाउंड को आप डालोगे एलिसाइक्लिक में। ये क्वेश्चन का लेवल हम लोग बात करते हैं, इस लेवल को हम लोग बोलेंगे ईजी लेवल। तो बच्चों लोग पेपर जेईई मेन का काफ़ी इजी आया है रिलेटिवली। लास्ट 2-3 साल का पेपर में जो मैंने सॉल्व किया है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट लिंक क्वेश्चन रहते थे। इस बार के जेईई पेपर में आपका क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा है, मतलब जो क्वेश्चन आया है उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट लिंक नहीं किया गया है। तो आपका तैयारी अगर अच्छा होगा तो, और एनसीईआरटी बेस पे भी तैयारी की हो, इवन आपका तैयारी अगर बोर्ड लेवल पे भी की हो, तो भी आप 20+ क्वेश्चन करेक्ट कर पाओगे। तो बस आपको अपने तैयारी में बिलीव रखना है और पेपर को बस उस बिलीव से देना है, आपका एग्जाम ऑटोमेटिक अच्छा होगा। तो बच्चों लोग चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बच्चों लोग फिर से आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल, यानी पोलर नॉन पोलर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग का। एक क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो इसमें जो ऑप्शन है वो बहुत ईजी है। ठीक है, ऑप्शन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं दिया हुआ है, तो इसके लेवल को भी मैं ईजी बोलता हूँ। ध्यान देंगे, CCl4 CH4 ये सब में क्या है, आपका सराउंडिंग एटम सारा सेम है, तो ऑब्वियसली डायपोल क्या होगा? कैंसिल करने वाला है, और मॉलिक्यूल में कोई लोन पेयर नहीं है, स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, तो डायपोल कैंसिल करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन पोलर नॉन पोलर। तो ये दो नॉन पोलर तो फिक्स आपको पता चल रहा है। इवन जो पहला फिगर है, फर्स्ट फिगर है, इसमें भी क्या इथीन में भी क्या है, सारा एटम सिमेट्रिकली अरेंज है, तो डायपोल क्या कैंसिल करेगा, तो ये भी क्या होगा? नॉन पोलर। जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन में CHCl3 है, तो CH में क्या है? इसमें एटम सेम नहीं है, तो एटम सेम नहीं है तो क्या होगा? ये आपस में कैंसिलेशन नहीं करेगा, इनके इंडिविजुअल डायपोलो का कैंसिलेशन नहीं होगा। तो अल्टीमेटली ये जो सिस्टम है, यानी ये ऑप्शन 2 होगा, ये हो जाएगा आपका पोलर, ये हो जाएगा आपका पोलर। बात समझ बच्चे लोग? तो ये था एक इजी क्वेश्चन आपके लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको करेक्ट करना ही करना है आपके परसेंटाइल इंप्रूवमेंट के लिए और आपके अच्छे स्कोर के लिए। इस तरह क्वेश्चन को गलती से भी बाई मिस्टेक या सिली मिस्टेक के कारण भी आपको गलत नहीं करना है। तो बच्चों लोग चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे।
बच्चों ध्यान देना, इस क्वेश्चन बोला हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सेंट्रल एटम हैज अ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन का लेवल भी क्या है, ये क्वेश्चन का लेवल भी आपके लिए बहुत इजी है। ये सिंपल आपके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से है। इसका लेवल को हम लोग क्या बोलेंगे, इजी बोलेंगे। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कहाँ दिख रहा है, तो आपको दिखेगा ऑप्शन 2 में, H2SO3 में आपका जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ये हो जाएगा +4। तो आप देख रहे हो कि मैक्सिमम क्वेश्चन का लेवल मैं क्या जज कर रहा हूँ, इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और ऐसे क्वेश्चन आपको करेक्ट करके आना है, सिली मिस्टेक नहीं करना है आपको। थोड़ा सा कूल माइंड से पेपर को अटेम्प्ट करना है, थोड़ा स्लो होना है, कोई दिक्कत नहीं है, बट सिली मिस्टेक नहीं करना है। बच्चों लोग चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट इज r, देन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ r। तो ध्यान ना, आपको पता है कि रेडियस का जो एक्सप्रेशन होता है वो सम कांस्टेंट, उसको हम ए कुछ कांस्टेंट बोल देते हैं स्मॉल a इंटू n² होता है, ठीक है। तो आपका जो थर्ड ऑर्बिट का उसको r बोला गया है, तो अगर मान लेते हैं कि थर्ड ऑर्बिट का अगर हम r बोलते हैं, ठीक है, तो थर्ड ऑर्बिट का यहाँ पे a हो जाएगा, z तो फिक्स रहेगा, n हो जाएगा थर्ड उसका स्क्वायर, और z जो होगा फिक्स रहेगा। तो फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस को अगर हम r4 बोल दें, जो मुझे चाहिए इन टर्म्स ऑफ r, तो बेसिकली ये हो जाएगा a इंटू 4 का स्क्वायर बाई z। अब आप क्या करो, इस r/r4 का रेशियो ले लो, ठीक है। तो आपको ये जो r4 चाहिए इन टर्म्स ऑफ r चाहिए, तो रेशियो लोगे तो ऊपर क्या होगा, ऊपर हो जाएगा 9, नीचे हो जाएगा 16, बाकी चीज़ कैंसिल कर लेगा। तो r4 इन टर्म्स ऑफ r क्या हो जाएगा, तो 16r/9 ये हो जाएगा आपका r4। तो आप देखोगे तो आपका जो ऑप्शन ए है, ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन का लेवल है इजी, क्योंकि आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड बोर्ड मॉडल से लिया हुआ है, बस आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए और उसको अप्लाई करना आना चाहिए। तो क्वेश्चन का लेवल को मैं इजी बोलूँगा, ऐसे क्वेश्चन को आपको गलती से भी गलती नहीं करना है। तो बच्चों चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देना, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा। तो ध्यान देंगे, आपका जो पहला कंपाउंड है उसमें क्या है, लोन पेयर कहीं ना कहीं रेजोनेंस में जा रहा है, दोनों साइड। इसमें भी क्या है, लोन पेयर कहीं ना कहीं रेजोनेंस में जा रहा है, इस सिस्टम में भी है। थर्ड जो है पायरोल रिंग है, इसमें क्या लोन पेयर कहीं ना कहीं रेजोनेंस में जाएगा, प्लस अरोमेटिसिटी में भी पार्टिसिपेट करेगा। तो इन तीनों केस में क्या है, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा रहा है। और आपको पता है कि जब भी लोन पेयर डिलोकलाइज होता है तो क्या होता है, बेसिसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि लोन पेयर का जो अवेलेबिलिटी है एन सेंटर पे यानी नाइट्रोजन सेंटर पे डिक्रीज करता है, तो उसके लोन पेयर के देने का टेंडेंसी क्या होता है, घटता है। जो फोर्थ है, फोर्थ में आपका सिंपल है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड प्लस ए की तरह काम करेगा, और प्लस यहाँ पे चूंकि रेजोनेंस नहीं हो रहा था, यहाँ पे लोन पेयर क्या होगा, लोकलाइज होगा। ए कंपाउंड क्या होगा, ए कंपाउंड क्या होगा, आपका मोस्ट बेसिक होगा। तो अगर इस क्वेश्चन का हम लेवल को जज करें तो लेवल इसका इजी रहेगा। ये सिंपल बेसिस पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व किए होगे अगर, तो एनसीईआरटी में भी इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, और प्लस इसमें चूंकि आपको फिगर बना के दे दिया है। एनसीईआरटी में तो क्या करता है, नाम लिखता है, तो नाम लिख के आपको फिगर आपको याद नहीं होगा तो दिक्कत हो सकता है। बट यहाँ पे क्या आपको फिगर बना कर दे दिया है, तो ये आपसे इजीली बनना चाहिए। तो बच्चों लोग चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ध्यान दें बच्चों लोग, यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो एलिमेंट नंबर 60 है, सिंबल ND, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो आपको नोबल गैस पता है, जेनन होता है 54। उसके बाद हम लोग फिलअप करते हैं 6s2 56 एंड फिर 4f4 60, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉन का फिलअप ऑर्डर। अब इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, सेल के अकॉर्डिंग रीअरेंज कर लो। तो जेनन 54 4f4 एंड 6s2। तो अगर आपको एफ ब्लॉक आप ठीक से पढ़ोगे तो एफ ब्लॉक में आपको ये सब का कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ना था, प्लस ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो चैप्टर में मेंशन किया हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें भी आपको जानना था। इस क्वेश्चन का लेवल भी क्या है, इजी है, और आपको ये सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेस्ड है, तो आपको पता होना चाहिए था। अगर मान लेते हैं कि अगर इन केस मान लेते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि हमको आप मिस हो रहा है कि ऐसा नहीं आपको याद हो रहा है, तो सिंपल आप अगर आप काउंटिंग में करते हैं ना, काउंटिंग का मतलब आप सारे इलेक्ट्रॉन को ऐड करते तो भी आपका आंसर आ जाता। फॉर एग्जांपल आपको बस ये पता होना चाहिए था कि जेनन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 54, ठीक है। तो अगर यहाँ 54 + 2 + 4 और +2 ये हो जाएगा 60।
अगर हम देखते हैं थर्ड में तो जनरल है 54 प्लस एफ में 2 है प्लस एस में 2 है तो एक 58 हो जाएगा, मतलब थर्ड तो नहीं पक्का होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। 2 में ध्यान देना 54 प्लस 1 55 होगा, तो ये भी हटा सकते हो आप। 4 वाले में क्या है 54 प्लस 4 प्लस 1 तभी क्या 59 होगा, ये भी हट जाएगा। तो बस आप सिंपल काउंट, अगर मान लेते हैं आपको नहीं भी याद है तो दिमाग थोड़ा लगाओगे ना तो क्वेश्चन आपको इजीली बनेगा। सिंपल अब इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके भी आप देख सकते थे कि 60 किस में आ सकता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी तरीके से अगर आपको नहीं पता है कॉन्सेप्ट तो भी आपको हार नहीं मानना है। आपके दिमाग में क्या 3 घंटे के लिए बैठे हो पेपर में, तो पेपर में और आपके पास क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें कोई ना कोई तो पक्का करेक्ट होगा। तो कोई भी लॉजिक लगाओ, कुछ भी लगाओ, देखो कि किस लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। मेरा बोलना है कि गेस वर्क मत करो, दिमाग लगाओ। जैसे मैंने दिमाग क्या लगाया, एक चांस लेते हैं कि 60 किस में सो सकते हैं। तो बस मेरे को अगर ये पता हुआ कि जेनरल का 54 होता तो बाकी काम तो बहुत ईजी था। तो अगर कुछ भी दिमाग लगाओ तो क्वेश्चन क्या है, आपको आधा अधूरा भी कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो आपको बेसिकली हार नहीं मानना है। जब एग्जाम बैठे हो तो फुल फोकस करो क्वेश्चन सॉल्व करने पे। मैं गारंटी बोलता हूँ कि आपका जो नंबर आ रहा होगा उससे कम 20 से 30 नंबर आप ज़्यादा लेके आ जाओगे। और ये 20 से 30 नंबर्स में आपका जो पर्सनल जंप होगा बहुत ज़्यादा जंप होने वाला है। तो आपको ड्यूरिंग एग्जाम 100% फोकस करना पेपर सॉल्विंग पे। आपको ये नहीं सोचना है कि आप कितना पढ़े हो या कितना नहीं पढ़े हो। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ध्यान देना, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इथेनॉल शो स्टेबिलिटी व्हेन लुकास रिएजेंट हम जब ऐड करते हैं तो ध्यान देना इथेनॉल कैसा अल्कोहल है। तो इथेनॉल बेसिकली आपको प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल ध्यान देना, जो आप लुकास टेस्ट अगर आपको याद होगा तो उसमें अगर अल्कोहल टाइप अगर टर्सरी होगा तो टर्सरी अल्कोहल में क्या होता है, आपका स्टेबिलिटी इमीडिएटली फॉर्म करता है। ठीक है, इसमें इमीडिएट बनता है। अगर अल्कोहल टाइप सेकेंडरी होता है तो सेकेंडरी अल्कोहल में 5 से 10 मिनट का टाइम लेता है। और जो अल्कोहल प्राइमरी होता है उस अल्कोहल में बोला गया था कि ये टाइम काफ़ी ज़्यादा लेगा, यानी 24 आवर्स टाइम लेता है, या फिर इसमें स्टेबिलिटी फॉर्म करने के लिए हीटिंग होना जरूरी है। बिना एनर्जी दिए इसमें आपका स्टेबिलिटी फॉर्म नहीं करेगा। तो इसका मतलब अपॉन हीटिंग इसमें ज़रूरी था। ठीक है, तो इथेनॉल जो है प्राइमरी अल्कोहल में आपका आएगा, तो इसमें स्टेबिलिटी फॉर्म करने के लिए आपका हीटिंग होना ज़रूरी है। और ऐसे छोड़ दोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब 24 आवर्स के बाद ही पीपीटी स्टेबिलिटी अपेयर करता है। ठीक है बच्चों लोग, तो ये आपका सिंपल लुकास रिएजेंट पे टेस्ट पे क्वेश्चन बेस्ड था। इसके लेवल को मैं इजी बोलूँगा और ये आपसे क्वेश्चन ऐसा बन जाना चाहिए। ठीक है बच्चों लोग, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ना इस क्वेश्चन बोला हुआ है कि विच टाइप ऑफ लिंकेज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड बिटवीन बेस एंड शुगर। तो बेस और शुगर में कैसा लिंकेज होगा। तो ध्यान देना, अगर आपको हल्का सा ये बायोमोलिक्यूल अगर पता होगा तो आप ध्यान देंगे। मैं आपको सामने में फिगर दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे बेस है और यहाँ पे शुगर है। तो बेस और शुगर में जो नाइट्रोजन का जो है वहाँ से लिंक हो रहा है, तो ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। बट यहाँ पे चूंकि लिंक नाइट्रोजन से हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यानी आपका जो ऑप्शन 3 होगा ये होगा इसके लिए करेक्ट। अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, तो इसके लेवल को या तो मीडियम बोल सकते हो या तो डिफिकल्ट बोल सकते हो। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल में क्वेश्चन जो आ रहा है तो आपको थोड़ा फोकस करना फिगर्स पे। तो जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है बेसिक जो आपके एनसीईआरटी बुक में उसको देख लेना, उससे क्या होगा आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो ये रहा इसका एनालिसिस बच्चों लोग। तो आपका ये क्वेश्चन जो है इसको हम मीडियम या डिफिकल्ट में डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही बायोमोलिक्यूल के चैप्टर को आपको तैयारी करना है, क्योंकि अगर इस चैप्टर से अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो एक्सपेक्टेड है कि अगला जो पेपर बनेगा उसमें सेम लाइन पे क्वेश्चन आने का चांसेस रहेगा। और सिंपली क्या करना है, 22-23 का जो पेपर हुआ था ना उसको देख लोगे तो उसमें अच्छा खासा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे बायोमोलिक्यूल से, तो उनको कवर कर लोगे तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि पेपर और कैसा आ सकता है। तो चलो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देना, आपके पास क्या दिया हुआ है, क्यों पूछा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स विथ मैक्सिमम स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो बेसिकली आपसे पूछा गया है कि किस में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने वाला है। जिसमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी वैल्यू भी क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो आपको पता है कि Fe(F6-3) में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स में Rn+3 स्टेट में होगा। +3 का मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, Argon 3d5। बात समझे।
अब आर्गन 3d5 होगा और प्लस जो फ्लोरीन है F- है, ये होता है वीक लिगेंड, तो इसमें पेयरिंग नहीं होगा। पेयरिंग नहीं होगा तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, D5 अनपेड कितना होता है, इसमें अनपेड होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा 5। ठीक है। जो सेकेंड नंबर कॉम्प्लेक्स है उसमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। ठीक है। Fe+3 का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, आर्गन 3d5 होता है, और इसमें जो लिगेंड है CN लिगेंड का नेचर क्या होता है, चलो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम क्या होता है, पेयरिंग अगर पॉसिबल तो पेयरिंग कर दो, तो यहाँ पे पेयरिंग होगा। और अब देखोगे तो जो D5 है, D5 में से 2 ऑर्बिटल लिगेंड खाली करेगा अपने लिए, तो जब पेयरिंग करेगा इसका तो यहाँ पे इस तरीके से पेयरिंग हो जाएगा, तो 2 ऑर्बिटल खाली हो गया, यहाँ पे लिगेंड आएगा और हाइब्रिडेशन इसका हो जाएगा D2sp3। अंदर के लिगेंड में अगर आता है तो लिगेंड जब अंदर आएगा तो हाइब्रिडेशन D2sp3 हो जाएगा। पेयरिंग होने के कारण अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर देखो ध्यान से, तो इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा 1। ठीक है। बता देंगे जो ऑप्शन 3 में है, तो 3 में आपका Fe का स्टेट क्या है, तो थर्ड नंबर जो है उसमें आयरन का स्टेट होता है +2 होगा। +2 मतलब इसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d6। और वाटर लिगेंड कैसा होता है, तो वाटर लिगेंड वीक लिगेंड में काउंट करते हैं हम लोग, मतलब पेयरिंग होगा नहीं। तो इसमें अब देखोगे तो 3d6 में कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है बच्चे लोग, तो इसमें कुछ पेयरिंग होने वाला नहीं है। तो D6 में 1 2 3 4 5 6, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा 4, इसमें अनपेड होगा इलेक्ट्रॉन होने वाला चलो 4। ठीक। जो फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर ध्यान बच लो, फोर्थ वाले में आपका वैडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, वही +2 होगा। अभी +2 का अगर हम कॉन्फिगरेशन देखें तो हो जाएगा आर्गन 3d3। और वाटर लिगेंड कैसा है, वीक है, ऐसे भी इसमें पेयरिंग का स्कोप तो है नहीं, तो वीक है। तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो अनपेड होगा डी में कितना होता है बच्चों, 3 अनपेड होगा, तो 3 अनपेड दिखा देंगे। तो इसमें अनपेड हो जाएगा कितना, तो अनपेड हो जाएगा 3। तो अब देखोगे कि किस में अनपेड मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम हो जाएगा ऑप्शन ए में, यानी ऑप्शन जो ए है, यानी 1 जो ऑप्शन है Fe(F6-3), इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा, जिसका नंबर होगा 5, और इसी कॉम्प्लेक्स का स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। अगर आप बोलोगे इस क्वेश्चन का लेवल क्या है, तो लेवल इसका हम इजी बोलेंगे, क्योंकि बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपके बोर्ड्स में भी इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है इनफैक्ट, ये बहुत बेसिक लेवल इजी क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें ये क्वेश्चन आपसे सही होना चाहिए। तो बच्चों लोग मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, तो ध्यान देना बच्चों लोग। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि किस टेम्परेचर पे इन केल्विन स्केल पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोनोटोमिक गैसियस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो ध्यान देना, आपको पता है कि मोनोटोमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो होता है 3, और जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है, बेसिकली बात करें हम लोग इंटरनल एनर्जी का, ये होता है F टाइम्स हाफ KT। ठीक है। और K क्या होता है, K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यानी K का वैल्यू होता है R/Na। तो बेसिकली एनर्जी का वैल्यू दिया है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको आपको जूल में चेंज करना पड़ेगा। तो एनर्जी है 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम लोग जूल में चेंज करेंगे। F का वैल्यू कितना होगा 3/2, K का वैल्यू कितना हो जाएगा R/Na। R क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट, और T केस में हो, T आपको निकालना है टेम्परेचर में। तो ध्यान देना, इसमें पॉइंट ये भी है कि क्वेश्चन जो है मेनली आपके गैसेस स्टेट से भी लिंक पूछ सकते हैं, और प्लस थर्मो का ही पार्ट है। ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स से इसको आप लिंक कर सकते हो, क्योंकि आपके पास स्टेट ऑफ मैटर आपके सिलेबस में है नहीं। तो थर्मो अगर आपको आइडिया होगा इंटरनल एनर्जी का, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो टी आपको निकालना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, चलो आपके जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो एनर्जी दिया उसको आपको चेंज करना पड़ेगा जूल में। तो टी इक्वल टू क्या होगा 0.414, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऐड करेंगे 1.02 इंटू 10⁻⁹ इंटू ये हो जाएगा, यहाँ 2 ले लेंगे, ये 2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है। और जो R है, R नीचे की तरफ मूव करे तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा 8.314 ले सकते हैं हम लोग। ठीक। और जो यहाँ पे जो Na है, Na ऊपर की तरफ मूव करते हैं, Na का वैल्यू कितना होगा, तो 6.022 इंटू 10⁻⁷
23 ये ले सकते हैं लोग। अच्छा, जो आर का वैल्यू है इसको आप 25/3 भी कर सकते हो, तो आपके लिए और ईजी हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये जो इसका जो आंसर नियरली अबाउट आने वाला है वो 3199 के पास आने वाला है। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेशन करो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजीली बन जाएगा आपसे। तो ये वैल्यू इतना आएगा, यानी आपका जो ऑप्शन 1 होगा ये होगा करेक्ट। ये क्वेश्चन में हल्का सा कैलकुलेशन है, बट लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है, इजी है। बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एनर्जी को कन्वर्ट करना था जूल में, वो दिमाग में सेट करना है, वो आप गलती कर सकते थे। प्लस जो है आपको ये एक्सप्रेशन जो है इंटरनल एनर्जी का आपको ये पता होना चाहिए था। ठीक है, तो बस चलो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ध्यान बच्चों, आपसे बोला गया है कि सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल कंपोनेंट शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। तो ध्यान ना, कोई भी कंपोनेंट नेगेटिव डेविएशन कब शो करता है, तो जो है ना, अगर मान लेते हैं कि आपके पास ए कंपोनेंट है और बी कंपोनेंट है, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं और एक सॉल्यूशन ए बी का बन रहा है, तो नेगेटिव डेविएशन कब शो करेगा, तो बोला गया था कि यहाँ पे जो इंट्रैक्शन फोर्स है कि ए के सॉल्यूशन में ए और ए के पार्टिकल में इंट्रैक्शन फोर्स होगा, और बी के सॉल्यूशन में बी और बी के बीच इंट्रैक्शन फोर्स बी के पार्टिकल्स में होगा, और जब सॉल्यूशन बनाएगा तो ए और बी के बीच में इंट्रैक्शन फोर्स होगा। तो नेगेटिव डेविएशन शो करने के लिए बोला गया था कि जो ए और ए का इंट्रैक्शन फोर्स है और बी का जो इंट्रैक्शन फोर्स है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स इंट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए ए बी का। यानी जो नया इंट्रैक्शन फोर्स है, यानी आई एफ इंट्रैक्शन फोर्स का बात कर रहे हैं, ए बी का इंट्रैक्शन फोर्स जो है ए और बी से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि नए सॉल्यूशन में आपका इंट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्गर हो चुका है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो क्या होगा, उसको गैस में भेजना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। अब गैस में भेजना डिफिकल्ट होगा तो उससे क्या होगा, आपका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि आपका इंट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्गर है, वेपर में जल्दी से जाएगा नहीं। ठीक है, इस केस में ध्यान देंगे आप लोग, तो आपके पास क्या है कि वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज करने वाला है, प्लस क्या होगा, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट में बात करते हैं, तो चूंकि इंट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है तो उसको गैस में भेजना डिफिकल्ट है, उसको बॉयल करना डिफिकल्ट होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी आपका वेपर प्रेशर पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इनहेंस करने वाला है। ठीक है, यानी आपका जो ऑप्शन ए होगा ये होगा करेक्ट ऑप्शन, यानी 1, मैं बोल रहा हूँ ए, यानी 1 जो ऑप्शन नंबर है ये होगा करेक्ट। तो इसको अगर देखो तो सिंपल आपके रॉल्स लॉ के डिवीजन आइडियल नॉर्मल सॉल्यूशन से सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इस क्वेश्चन का लेवल हम लोग इजी बोलेंगे। और ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा अगर थॉरली आप रीड करोगे तो गलती नहीं करोगे। इसमें गलती तभी होगा जब आप क्वेश्चन को जल्दी पढ़ के भागना चाहोगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम देना है, क्वेश्चन का लेवल इजी आ रहा है, तो जो क्वेश्चन बन सकता है उस पर गलती नहीं होना चाहिए। तो बस चलो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलो एक क्वेश्चन जो है आपके SN1 रिएक्शन पे बेस पूछा हुआ था ना। SN1 होता है क्या बच्चों, तो आपको पता है कि SN1 में आपके पास फर्स्ट में क्या होता है, कैटायन फॉर्म करता है। तो फर्स्ट में कैटायन फॉर्म करेगा तो उसमें होता है क्या है कि आपका जो लिविंग ग्रुप है, यानी जो हैलोजन जनरली है, वो क्या बाहर निकलता है, और आपका जो कैटायन है वो सिंगल प्लेन में फॉर्म करता है, यानी एक प्लेन में यहाँ बन चुका है। अब होता क्या है कि सिस्टम अभी शुरू में sp3 था आपके पास, एक कन्वर्ट हुआ sp2 में, तो अभी प्लेनर सिस्टम है, तो बाय डिफॉल्ट जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसका अटैक दोनों साइड से इक्वली फिजिबल है, जो कि एनसाइड में लिखा हुआ। तो इसके कारण क्या बोला गया है कि यहाँ पे 100% रेसोमाइजेशन होना चाहिए था, इस ऑप्शन का बात कर रहे हैं। बट ध्यान देना, इन रियलिटी क्या होता है भी आपको जानने में आना चाहिए। इसमें होता है क्या ही, जैसे कैटायन बनता है तो कैटायन बनने के बगल में जो लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा था वो फुल्ली बाहर निकल नहीं पाता है, वो यहीं पे कैटायन के पास में कहीं होता है, क्योंकि ये वाटर के साथ सॉल्वेशन करेगा और वाटर इसको सॉल्वेशन करके इसको बड़ा कर देगा इस आयन को, तो ये कहीं पास में रहेगा। तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है, फॉरवर्ड अटैक है सेम साइड से, उस अटैक को प्रिवेंट करेगा। तो कहीं ना कहीं बैकवर्ड जो अटैक है वो ज़्यादा होगा। इसमें 100% रेसोमाइजेशन तो नहीं होता है, इसमें मोर इन्वर्जन होगा एज कम्पेयर टू रिटेंशन, यानी इस अटैक से रिटेंशन होने वाला था और इस अटैक से इन्वर्जन होने वाला था। तो इसमें बेसिकली
अगर हम आइडल केस लेते हैं जो हम लोग एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ तो उसमें दोनों इक्वली फीजिबल है, रिटेंशन जितना होगा उतना ही इन्वर्जन होगा, तो इसलिए बोला गया नेट क्या होता है 100% एस्टिमेशन होना चाहिए था। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा था वो आपके रिटेंशन वाले सिचुएशन को ब्लॉक करेगा कुछ हद तक, जिसमें रिटेंशन से ज़्यादा क्या होता है इन्वर्जन, यानी यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% एस्टिमेशन होगा बट फुल एस्टिमेशन इसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन 3 इसके लिए क्या होगा, बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिफिकल्ट में डालूंगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो लेकिन अगर आप पास्ट पेपर का अगर एनालिसिस करते हो तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। नीट में भी ये आ चुका है पहले कहीं, ठीक है, और आपके जे में कहीं ना कहीं आ चुका है। तो अगर PYQ का आप एनालिसिस करो तो आप क्वेश्चन सही कर लोगे, बट एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट रहोगे तो इसका आंसर आपसे गलत हो सकता है। तो बच्चों लोग इस तरह के एनालिसिस को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो अभी तक हम लोग देखें तो डिफिकल्ट क्वेश्चन 1 ही 2 अभी तक आया है, बाकी क्वेश्चन तो ईजी आया है। तो मैं शुरू में क्या बोला हूँ कि 20 क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, 20 क्वेश्चन हम लोग फाइट तो हम लोग कर ही सकते हैं हम लोग। अब 20 क्वेश्चन का मतलब आपको जो परसेंटाइल बैठेगा वो बैठेगा 99 से ऊपर बैठेगा केमिस्ट्री में से, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है बच्चों, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास एक असर्शन दिया हुआ है और एक रीजन दिया हुआ है जिसमें बोला कि बोरोन इज ए हार्ड एलिमेंट। तो ये स्टेटमेंट सही है कि बोरोन जो होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, प्लस बोरोन में क्या होता है कि 12 बोरोन B12 जो होता है 12 बोरोन मॉलिक्यूल आपस में कोवलेंट बॉन्ड से लिंक होते हैं। ठीक है, इसलिए हार्ड होगा, प्लस इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है हाई होता है, यानी दोनों असर्शन रीजन दोनों आपस में क्या है करेक्ट है। बट रीजन है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका रीजन क्या होगा कि बोरोन जो होता है आपस में कोवलेंट बॉन्ड से लिंक होता है और B12 का जो मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा वो क्रिस्टलाइन तरीके से क्या होता है अरेंज होता है। तो इसका रीजन नहीं होना चाहिए था, दोनों का बेसिकली रीजन नहीं होना चाहिए था। यानी आपका जो ऑप्शन 2 होगा यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी असर्शन रीजन दोनों आपस में करेक्ट है बट रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोला बच्चों लोग PbCrO में डालते हो NaOH तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है तो कॉम्प्लेक्स बेसिकली क्या फॉर्म करेगा, तो यहाँ होता है बच्चों लोग Na2PbOH4 ये बनेगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स में बेसिकली आपका कितना लिगेंड है, 4 लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन पर क्या होगा 4 होगा, प्लस इसमें सोडियम बाहर निकाल देंगे तो इसमें Pb पे चार्ज कितना आएगा, Pb जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पर चार्ज क्या होगा -2 होगा, तो अनानिक पार्ट क्या होगा डाई अनानिक होगा और कोऑर्डिनेशन में कितना होगा 4 होगा, यानी ऐसा ऑप्शन 2 होगा करेक्ट। यानी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है उस पर चार्ज -2 होने वाला है, प्लस उसका कोऑर्डिनेशन में कितना होगा 4 होगा। तो इस क्वेश्चन का लेवल बच्चों लोग होगा ईजी। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपसे बहुत ईजी बनना चाहिए था क्योंकि ये क्वेश्चन है, प्लस ध्यान देना ये क्वेश्चन थोड़ा सा 21 चैप्टर से लिंक बोल सकते हैं, तो ये बेसिकली P ब्लॉक और D ब्लॉक के रिएक्शन से लिंक हो सकता है। तो कुछ क्वेश्चन जो था मतलब आपके सिलेबस में P ब्लॉक का रिएक्शन इंक्लूडेड नहीं था बट D ब्लॉक का है, तो इसको आप D ब्लॉक के रिएक्शन से लिंक कर सकते हो, लेकिन ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। आप सोच कैसे सकते हो, तो बहुत सिंपल है कि Pb में स्टेबल स्टेट +2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो +2 स्टेट पे आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स और जनरली होता है यहाँ पे 4 OH लिंक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे ना यहाँ पे बेसिकली आपके पास दिया हुआ बीच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फिगरेशन है द हाईएस्ट मेटालिक बॉन्डिंग, तो ये बेसिकली आपका D ब्लॉक से लिंक है। तो D ब्लॉक में इसको आप क्या करो ना सारे को उसके एलिमेंट से लिंक कर देते हैं। ये होता है कोबाल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्रोमियम और ये हो जाएगा आपका कौन सा बच्चों लोग, ये हो जाएगा आयरन और ये हो जाएगा आपका वैडियम। तो अगर आपको ग्राफ याद होगा मेल्टिंग पॉइंट का या बॉइलिंग पॉइंट का या एटोमाइजेशन एंथैल्पी के ग्राफ में, तो ध्यान देना ये जो पीक अटेंड करता है ये अटेंड करता है क्रोमियम पे, फिर Mn पे डिप करता है, फिर ऐसे करके ग्राफ चलता है। तो आप देखोगे तो इन सब में हाईएस्ट जो ग्राफ के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहाँ Z था और यहाँ था मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट या फिर एटोमाइजेशन एंथैल्पी जो भी था। तो इन सबको ग्राफ के अकॉर्डिंग एनालाइज करते हो तो हाईएस्ट पॉइंट क्रोमियम का है, यानी क्रोमियम का मेटालिक बॉन्डिंग क्या होगा हाईएस्ट होगा। क्रोमियम का कॉन्फिगरेशन कौन सा बच्चों 2 है, तो इसका आंसर 2 होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपके D ब्लॉक के ग्राफ से लिंक था, तो ग्राफिकल एनालिसिस आप अगर किए होगे चैप्टर का तो क्वेश्चन आपसे इजीली बनेगा
और इस क्वेश्चन का लेवल हम लोग ईजी रख सकते हैं। तो चलो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास एसर्शन दिया हुआ है कि ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट आर फाउंड इन नेचर। तो ये करेक्ट है। एस ब्लॉक एलिमेंट जो भी है नेचर मिलता है, हाँ उसका अमाउंट क्या होता है, कुछ अमाउंट क्या होगा, कम अवेलेबल होता है नेचर में, कुछ का ज़्यादा होता है, बट ये सारे नेचर में आपको मिल सकता है। तो आपका एसर्शन सही है। अब रीजन में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 4n and 5 सीरीज आर केप्ट बिलो पीरियड टेबल, तो ये भी सही है। पीरियड टेबल नीचे हम लोग शो करते हैं, ठीक है, तो ये भी सही है, बट ये आपके एसेशन को एक्सप्लेन नहीं करेगा। इसका मतलब आपका एसेशन करेक्ट होगा, रीजन भी करेक्ट होगा, बट रीजन जो है एसेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, यानी ऑप्शन 2 जो होगा ये होगा करेक्ट। तो इसका लेवल भी हम लोग ईजी डालेंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपसे सही होना चाहिए। तो चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान चलो, यहाँ पे बोला हुआ है कि आपको CO और NO+ का जो बॉन्ड ऑर्डर निकाल के उनका सम बताना है। तो बेसिकली आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए CO में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 14, और NO+ में भी कितना होगा 14 होगा। दोनों का जब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो इसका भी 3 आएगा और इसका भी 3 आएगा। तो सिंपल आपके MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो दोनों का सम कितना होगा, दोनों का सम क्या हो जाएगा चलो 3 + 3 कितना होगा 6 होता है। इसका आंसर क्या होगा 6 होगा। ये क्वेश्चन का लेवल क्या होगा ईजी होगा, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है, और ये आपका PYQ में बहुत बार पूछा हुआ C और NO+ का चीज़। तो हल्का भी अगर आप PYQ फॉलो किए होगे तो क्वेश्चन आपसे सही ही होगा, गलत कभी हो ही नहीं सकता है। तो बच्चों मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान बच्चों लोग, यहाँ बोला हुआ है कि कैलकुलेट द मास ऑफ CH4 कंज्यूम्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 22 ग्राम ऑफ CO2। तो सिंपल आपको एटम कंजर्वेशन करना है। तो आपको पता है कि मीथेन में एक कार्बन है और CO2 में एक कार्बन है, तो जो CO2 का मोल होगा वही मोल CH4 का होने वाला है। तो CO2 का मोल कैसे निकालेंगे, तो उसका वेट दिया 22 ग्राम, तो उसका मोल क्या होगा 22/44 मोलर मास से डिवाइड कर दिए तो हो जाएगा हाफ मोल। अब CO2 अगर हाफ मोल होगा तो इसका मतलब मीथेन का ही मोल कितना होगा, हाफ मोल हो जाएगा। अब मीथेन का आपको वेट चाहिए तो क्या होगा, मीथेन का मोल मास 16 होता है, तो वेट ऑफ मीथेन क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, आपको हाफ को मल्टीप्लाई कर देना है 16 से, इसका हो जाएगा 8 ग्राम। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों लोग 8 बोलेंगे, तो 8 इसका आंसर होगा। तो बच्चों लोग मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स ऑब्टेन्ड व्हेन 3-methyl hex 2 इन रिएक्ट विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो ध्यान देना, पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो कार्बन CH3, सेकंड पोजीशन पे अल्कीन होगा, और थर्ड पोजीशन मिथाइल जो ब्रांच की तरह होगा, और 6 कार्बन का जो चेन होगा उसको हम लोग लिखते चलते हैं। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग HBr डाल रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। यहाँ पे एंटी मार्कोनी को तरीके से एडिशन होने वाला है। तो जहाँ पे कार्बोटाइन लेस स्टेबल होगा वहाँ पे आप अनानी पार्ट जोड़ने वाले हो, ठीक है, यानी मार्कोनी को जस्ट रिवर्स काम करेंगे कि जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वहाँ पे आप Br को जोड़ने वाले हो। तो आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला कुछ ऐसा बनेगा CH3, और आपका जो Br यहाँ जोड़ेंगे हम लोग, क्योंकि एंटी मार्कोनी का रूल को हम लोग फॉलो कर रहे हैं हम लोग, ठीक। और यहाँ पे मिथाइल जुड़ेगा, यहाँ पे H जुड़ने वाला है, बाकी CH2 CH2 CH3। अब ध्यान देना, इस फिगर में हम देखेंगे कितना कार्बन सेंटर क्रिएट हो रहा है। तो ध्यान देना, जहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ वहाँ पे कार्बन पे 4 अलग अलग वैलेंसी है, और इसके बगल वाले जो यहाँ पे इस पोजीशन का कार्बन वहाँ पे 4 वैलेंसी अलग अलग है, इन दोनों एक कार्बन सेंटर होगा। इस सिस्टम में 2 कार्बन सेंटर है, तो जब भी ध्यान देना आपको फॉर्मूला पता होगा। और प्लस ये फिगर अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिक्स में नहीं है, अनसिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे 2 कार्बन सेंटर है
और दोनों और प्लस मॉलिक्यूल क्या है, अनसिमेट्रिकल है। तो इसमें जो आइसोमर्स के लिए हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं टोटल के लिए, तो ये होता है 2n होता है, यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ कायरल सेंटर, तो यहाँ पे क्या होगा 2 का पावर 2, यानी इसका आंसर क्या होगा 4, यानी इसे 4 स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल होंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन को मीडियम से डिफिकल्ट लेवल में डाल सकते हो, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जनरली एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं किया हुआ है। बट अब अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा था और आप पास्ट पेपर को अगर एनालाइज किए होगे तो क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पास्ट पेपर में आया हुआ है। तो जो क्वेश्चन डिफिकल्ट आए भी हुए हैं इस बार, वो कहीं ना कहीं पास्ट पेपर के ट्रेंड पे है। तो अगर आप पास्ट पेपर को देखोगे तो क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। तो सिंपली था, अब आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप अपना तैयारी किए हो और कुछ हद तक पीवाईक्यू को अगर आप एनालाइज कर लिए हो, तो क्वेश्चन जो है ईजिली बनने वाला था। तो इस बार का जो पेपर है वो लास्ट 2-3 साल के कंपेयर में आसान आया है, केमिस्ट्री में मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसमें से कितना ग्रुप्स है जो मेटा डाइटिंग होने वाला है, यानी कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने वाला है। ध्यान देना, मेटा डाइटिंग ग्रुप होने के लिए आपके ग्रुप में या तो चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए, या तो उसमें जो एटम लिंक है रिंग से उस पर डबल बॉन्ड होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, या फिर उसमें अगर कार्बन हुआ तो कार्बन पे 3 क्लोरीन अटैच होना चाहिए। तो ये कंडीशंस अगर आप देखो सेटिस्फाई कर जाएगा तो उसको हम मेटा डाइटिंग बोल सकते हैं। तो ध्यान देना, आपका CN में क्या है, C से ट्रिपल बॉन्ड N लिंक है, यानी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये -C में हो जाएगा। नाइट्रो में N के साथ डबल बॉन्ड O है, यानी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी ये भी -C में हो जाएगा। CH में क्या है, CH में कहीं ना कहीं आप ध्यान देना, आपके पास फिर से डबल बॉन्ड O दिख रहा है यहाँ पे, यानी इस कंडीशन से फिर से सेटिस्फाई करें, मतलब ये क्या होगा -M होगा। CH3 जो होता है बच्चों, CH3 प्लस M ग्रुप होता है। तो प्लस M के लिए बोला गया था, प्लस M मतलब इलेक्ट्रॉन वाइंडिंग के लिए कंडीशन बोला गया था कि एटम पे चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, या तो एटम पे लोन पर होना चाहिए, या फिर अगर कार्बन है तो उस पर H होना चाहिए। तो CH3 में C पे H है, इसलिए क्या होगा प्लस M होगा, ये प्लस M होगा, यानी ये ऑर्थो पैरा डाइटिंग होगा। तो ये ऑर्थो इन पैरा डाइटिंग होगा, मेटा डाइटिंग नहीं होने वाला है। SO3H में क्या है, S पे डबल बॉन्ड O है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा -M हो जाएगा, यानी मेटा डाइटिंग हो जाएगा। ठीक है, NH3 में क्या है, N पे चार्ज पॉजिटिव है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि N पे अगर एटम पे चार्ज पॉजिटिव होगा तो -M हो जाएगा। क्लोरीन में क्या होता है बच्चों, लोन पर होता है, तो F पे लोन पर है, मतलब ये प्लस M का पार्ट होगा, यानी ऑर्थो पैरा डाइटिंग होने वाला है, OP डाइटिंग होने वाला है। तो मेटा डाइटिंग में कितना होने वाला है, तो CN1 नाइट्रो 2 CH3 SO3H4 एंड NH3+5, यानी 5 ग्रुप इसमें जो होगा वो मेटा डाइटिंग होने वाला है। तो इसका आंसर जो होगा 5 होने वाला है। ये क्वेश्चन का लेवल क्या है, तो लेवल क्वेश्चन का ईजी है, क्योंकि अगर आपको हल्का फुल्का भी मेजोमेरिक इफेक्ट पर अगर वर्क किए होगे तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपको बस ग्रुप को पहचानना था कि कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। तो चलते बच्चों चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो चलो ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपके पास रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ और रेट दिया हुआ है। ठीक है, तो डाटा 1 क्या बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन इसके लिए रेट इतना दिया हुआ है, और कॉन्सेंट्रेशन को अगर 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट भी इंक्रीज कितने टाइम्स हो रहा है, तो रेट भी इंक्रीज हो रहा है 4 टाइम्स से। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज 4 टाइम्स हो रहा है, रेट भी 4 टाइम्स हो रहा है, मतलब दोनों में रिलेशन क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि कॉन्सेंट्रेशन जिस फोल्ड से इंक्रीज हुआ है, रेट भी उसी फोल्ड से इंक्रीज किया है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा चलो 1। तो क्वेश्चन का लेवल हम लोग क्या बोलेंगे, तो क्वेश्चन लेवल बोलेंगे ईजी, क्योंकि इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी और बोर्ड्स में आते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आप एनसीईआरटी लेवल पे पढ़े हो चीज़ों को तो बहुत ईजिली आपसे बनने वाला है। ठीक है, तो ये आपके इस पूरे एनालिसिस हम लोग ये सीख रहे हैं कि अगर आपका प्रिपरेशन एनसीईआरटी लेवल पे भी अगर है तब भी 20+ क्वेश्चन आपसे ईजिली बनना चाहिए। तो चलो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में चलो आपसे बोला गया है कि इसमें कौन कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो ध्यान देना, इस सिस्टम में यहाँ इसको देखोगे तो आपके हाकर रूल को फॉलो करेगा, एरोमेटिक होगा। इस सिस्टम में भी एरोमेटिक होगा, ये भी एरोमेटिक होगा क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग्स है। इस सिस्टम में ये जो पार्ट है, ये पार्ट एरोमेटिक सिटी में कंट्रीब्यूट करने वाला है। इस सिस्टम में भी क्या है कि ये पार्ट एरोमेटिक में कंट्रीब्यूट कर जाएगा, यानी इस रिंग को देखोगे तो एरोमेटिसिटी का पार्ट रहेगा। ठीक है, बाकी सिस्टम को छोड़ दो तो ये पार्ट इसको एरोमेटिक बना देगा।
ऑप्शन जो इस जो फिगर थी इसमें क्या है, इसमें आपका जो पाइलेटों का नंबर जो होगा वो 8 हो जाएगा, यानी सिस्टम एंटी एरोमेटिक में चला जाएगा, यानी एरोमेटिक तो नहीं होने वाला है ये चीज़। तो यानी 1 2 3 4 5 तो 5 क्वेश्चन है, यानी 5 जो कंपाउंड है जो एरोमेटिक में आप काउंट कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों लोग, इसका आंसर होगा 5। ठीक है, तो बच्चों चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इसका लेवल का बात करते हैं, तो इसका लेवल भी ध्यान देना, इसका लेवल जो होगा इस लेवल को हम लोग मीडियम डाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, बोला गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 दिया हुआ है, तो इसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन होगा टोटल। तो N4 के लिए 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा 32। अभी 32 इलेक्ट्रॉन में से आधा होगा ऊपर आधा होगा नीचे, यानी 16 ऊपर होगा 16 नीचे होगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि जिसका स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ होगा, मतलब ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन उसके बारे में बात किया गया है। तो इस N4 में आपका टोटल 32 होगा, उसमें से आधा यानी प्लस हाफ वाला जो ऊपर जो बोल सकते हो आप, ये 16 होगा और 16 नीचे होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 16 होने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी है, ऐसा क्वेश्चन आप बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए होगी एनसीईआरटी में, तो ये आपका इजी लेवल क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए था। बाकी जो क्वेश्चन है बच्चों लोग, जो 3 क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं बोला हूँ ना कि पेपर मेमोरी बेस्ड है, जैसे ही पेपर एक्चुअल हमारे पास पहुंचेगा तो उसे दोबारा हम लोग सॉल्व करके अपलोड करेंगे। बट क्या है, जो पेपर मेमोरी बेस्ड है ऑलमोस्ट क्या है आपके एक्चुअल पेपर के जैसा ही है। तो यहाँ का जो लेवल हम लोग स्टडी किए हैं वही लेवल आपके एग्जाम में आने वाला है। तो ओवरऑल देखोगे तो इस पेपर में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन का लेवल इजी है। लास्ट के 2-3 साल को अगर हम ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं तो ये पेपर क्या है उसके रिलेटिव में इजी पेपर है। तो अगर जो लेवल ऑफ स्टडी है, अगर आप एनसीईआरटी को भी थॉरली स्टडी किए हो तो भी आप 20+ क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व करके आने वाले हो इस सेशन में। तो हमारा जो प्रेडिक्शन है, जो पहला पेपर का ट्रेंड जो रहेगा इस सेशन के लिए, मैं सेकंड सेशन का बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट सेशन में जो पहला पेपर का ट्रेंड है, यानी जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का जो ट्रेंड रहा है वही ट्रेंड आपके बाकी पेपर में रिपीट होना चाहिए। तो आपको बस इस पेपर के एनालिसिस से सीखना है कि पेपर किस तरह से आ रहा है, और वेटेज जो रहेगा, मतलब हर चैप्टर का जो वेटेज यहाँ देखोगे ऑलमोस्ट सारे पेपर का वेटेज सिमिलर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपको इस तरीके से चीज़ों को स्टडी एनालाइज करके अगले एग्जाम के लिए रेडी हो जाना है। और आपके अपकमिंग सेशंस के लिए मेरे साइड से बेस्ट विशेस। आप अच्छा करें, पढ़ें और सीखते रहें बच्चों लोग। ये था हमारा इस पेपर का एनालिसिस। जैसे हमारे पास सेकंड पेपर का क्वेश्चन का कलेक्शन आता है मैं उसे जल्दी से अपलोड कर दूंगा। ठीक है बच्चों लोग, तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन के क्वेश्चन के साथ।